नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण महाविद्यालय में एमए प्रीवियस सहित कुछ कक्षाओं का क्लासरूम स्टडी बंद हो गया है और ऑनलाइन स्टडी शुरू करने के आदेश हैं। उसी आदेश की पालना में हम राजस्थान का जो इतिहास है एमए प्रीवियस में चौथा पेपर राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक इतिहास, उसका राजस्थान में सामंत व्यवस्था, राजस्थान में सामंतवाद, उस पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था में सामंत पद्धति का अपना विशेष स्थान है। राजस्थान के राज्यों में प्रारंभ से ही राजतंत्र व्यवस्था प्रचलित रही है और सामंत व्यवस्था इस राजतंत्र प्रणाली का ही एक प्रोडक्ट है, एक प्रतिफल है। सामंत पद्धति एक प्रकार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का एक रूप थी जिसमें नेता के रूप में एक राजा रहता था और उसके साथ उसके अपने कुल के वंशज या अन्य राजपूत कुल के वंशज उसके साथी और सहयोगी के रूप में रहते थे। राजा राज्य का स्वामी होता था। राजा जो कि वंशानुगत रहता था। राज्य का स्वामी अधिकांशतः पूर्व राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था। उसके अन्य भ्राता जो दूसरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, भी अपने जीवन यापन तथा अस्तित्व के लिए उस राज्य के भागीदार होने का अधिकार रखते थे। अतः राजा अपने भाइयों व अन्य समीप के संबंधियों को उनकी जीविका के लिए, उनके स्वाभिमान को कायम रखने के लिए, ताकि वो विद्रोही ना हो, अपने राज्य में से कुछ भूमि जागीर के रूप में देता था। उस भूमि पर जागीर प्राप्त करने वाले जो भी राजा का जो भाई है उसके परिवार का जन्मजात अधिकार हो जाता था और वे अपने को यानी कि स्वयं को राजा के समकक्ष ही समझते थे। राजा की जो स्थिति है वो बराबर वालों में प्रथम की रहती थी। जैसे कि आपकी क्लास है, क्लास में कोई एक मॉनिटर है तो वो बराबर वालों में प्रथम है। जैसे कि आपके आनंदम समूह है, अब उस आनंदम समूह में एक लीडर है, वो ग्रुप का लीडर, तो वो आप सभी बराबर के हैं, लेकिन उसमें वो एक क्योंकि कार्य करने के लिए लीड कर रहा है तो उसको लीडर, तो वैसे ही बराबर वालों में प्रथम यानी कि सामंतों में राजा। यहाँ एक बात हमें समझ लेनी चाहिए विद्यार्थियों कि ये जो सामंत थे और वह जो राजा, इनके बीच में जो संबंध हैं यूरोप की व्यवस्था की तरह नहीं थे। ये स्वामी और दास नहीं थे। जब मैंने कहा है बराबर वालों में प्रथम, तो यहाँ पे कोई दास की बात बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो सामंत हैं वो राजा के दास नहीं हैं, राजा के बराबर के हैं, भाई हैं, उसके चाचा हैं, उसके ताऊ हैं। और ये जो सामंत व्यवस्था थी यह राजस्थान में जब हमारा देश आज़ाद हो गया वो लगभग उस समय तक बनी रही। यदि हम बात करें कि सामंत प्रथा का उदय कैसे हुआ, तो यह तो स्पष्ट हो चुका है कि
राजस्थान की सामंत व्यवस्था राजतंत्र की ही एक देन थी। अतः राजस्थान के अस्तित्व में आते ही, यानी कि राजपूताना के अस्तित्व में आते ही इस प्रथा का आविर्भाव हो गया था। राजस्थान में विभिन्न कुलों के राजपूतों ने अपने राज्यों की स्थापना की। स्वाभिमानी और स्वतंत्र प्रकृति के होने के कारण इन राजपूत नरेशों में मैत्रीपूर्ण संबंध कभी नहीं रहे। इसके अलावा इनकी साम्राज्यवादी भावना भी इन्हें अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने की प्रेरणा देती थी। अतः नरेशों के सामने, राजा के सामने राज्य की सुरक्षा का प्रश्न सदैव बना रहता था, एक बड़ा सवाल रहता था। सुरक्षा की दृष्टि से राजा को अपने वंश के लोगों पर अधिक विश्वास रहता था और उनको अपना सहयोगी बनाकर रखना परम आवश्यक था। तो स्पष्ट होता है कि सामंत व्यवस्था का संबंध सैनिक व्यवस्था व सैनिक संगठन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा की बात है और सामंत जब जरूरत पड़ेगी सेना लेकर के राजा की सहायता के लिए पहुंचेंगे। अतः सामंत प्रथा का जन्म राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ ही हो गया था। राजस्थान का यदि अस्तित्व राजपूताना काल की यदि हम बात करें तो 12वीं सदी मान सकते हैं। राज्यों के विस्तार के साथ साथ सामंतों की जागीरों में भी वृद्धि होती गई और अधिकारों में भी वृद्धि होती गई। परिवर्तनशील समय के साथ साथ सामंतों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई। अब हम बात करें कि आरंभ में सामंत व्यवस्था का स्वरूप क्या रहा होगा। तो एक तो कुलीय व्यवस्था होने के कारण सामंत बहुत शक्तिशाली थे। अपनी जागीर की व्यवस्था करने के अलावा वे राजा को प्रशासन, शांति व व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता देते थे। राजा सामंतों के प्रभाव में इतना रहता था कि वह उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता था। उत्तराधिकार के प्रश्न में सामंत प्रमुख भूमिका निभाते थे। सामंत कभी कभी अपने को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली समझ बैठते थे कि वे राजा की आज्ञा की अवहेलना करने से भी नहीं हिचकते थे। इसका एक एग्जाम्पल है, मारवाड़ के सामंतों ने, मारवाड़ के राजा जब सुजा की बात करें हम, मारवाड़ के जो राव सुजा ने जब अपने पौत्र विरम को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया तो उसके सामंतों ने उसे अयोग्य करार देते हुए विरम के भाई गांगा को मारवाड़ का राव बना दिया। तो आप देख रहे हैं कि सामंतों ने राजा की जो आज्ञा है, राजा की जो इच्छा है, उसके विरुद्ध कार्य किया। इसी प्रकार राव जोधा की मृत्यु, जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया, उसके ज्येष्ठ पुत्र जोगा को गद्दी पर नहीं बैठने दिया और सातल को राजा बना दिया। और विद्यार्थियों, सामंतों का इस प्रकार का हस्तक्षेप एक एग्जाम्पल के लिए बताया है। ऐसा नहीं कि केवल मारवाड़ में ही था, मेवाड़ में भी था, वो हाड़ौती में भी था, वो ढूंढाड़ में भी था, वो सभी स्थानों पर था। राजस्थान में सामंत व्यवस्था प्रबल ही नहीं थी परंतु व्यापक भी थी। डॉक्टर आर.पी. व्यास की यदि हम बात करें तो वो लिखते हैं कि राजस्थान के राज्यों के
कुल क्षेत्रफल का लगभग 80% भाग, भूमि का जो भाग है विद्यार्थियों, वो सामंतों के अधिकार में था। सामंतों को जागीर में बंजर भूमि के प्रदेश ही नहीं दिए जाते थे, अपितु उपजाऊ प्रदेश भी उन्हें जागीर में दिए जाते थे। परंतु जब नरेश महत्वाकांक्षी होने लगे, यानी कि राजाओं के महत्वाकांक्षी होने के कारण व प्रशासनिक भार बढ़ने के कारण खर्चे में जब वृद्धि होने लगी, तो सामंतों की अधीनस्थ भूमि को अपने अधीन करने हेतु राजाओं ने खालसा भूमि में बढ़ोतरी करना प्रारंभ कर दिया। खालसा भूमि का मतलब है विद्यार्थियों, जो राजकीय भूमि, यानी कि जो राजा के सीधे स्वामित्व की, उसके अधिकार की जो भूमि है, वह भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। सामंतों ने अपने नरेशों की इस नीति का खुलकर विरोध किया। इससे सामंतों व नरेशों के बीच संबंधों में तनाव उत्पन्न होने लगा। राजा अपनी शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु सामंतों के अधिकारों पर कुठाराघात करने का प्रयास करने लगे। इसके विपरीत सामंत स्वकुलीय व्यवस्था को ज्यों की त्यों बनाए रखना चाहते थे। इसी विषय को लेकर मारवाड़ के राव गांगा व उसके सामंतों के बीच ठन गई थी। परंतु सामंत उसके समय में इतनी शक्तिशाली हो गए थे कि वे स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगे थे। राव गांगा उनकी शक्ति का दमन नहीं कर सका, और जब राव मालदेव ने उनके अधिकारों पर प्रहार किया, तो विद्यार्थियों उसके परिणाम, यूँ कहें कि दुष्परिणाम मालदेव को भुगतने पड़े। आपने मालदेव और शेरशाह का युद्ध पढ़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान के सामंत बहुत शक्तिशाली थे और प्रभावशाली थे। अब हम बात करते हैं सामंत व्यवस्था की विशेषताओं की। पहला तो यह है कि ये जो व्यवस्था है, ये समानता पर आधारित थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ राजा व सामंत के संबंध दास व स्वामी के सिद्धांत पर आधारित न होकर समानता पर आधारित थे। सामंत स्वयं को राजा के दास ने समझकर उसके समकक्ष समझते थे। जागीर मिलना कोई राजा की अनुकंपा नहीं थी, कोई दया नहीं थी राजा की, कोई दया का प्रतिफल नहीं था, बल्कि सामंत अपने अधिकार का प्रतिफल मानते थे जो जागीर उनको मिलती थी। तो पहला तो यह है कि समानता पर आधारित थी यह व्यवस्था। दूसरा, सामंतों का राजा से रक्त संबंध। राजस्थान के अधिकांश सामंतों का संबंध उनके राजा से रक्त का संबंध था, यानी एक ही कुल के लोग थे। उन्हें जागीर दी जाती थी कि वे राजा के भाई बंधु और संबंधी हैं और उनको आजीविका के लिए भूमि चाहिए और वे राजा को सहायता देंगे। इसके अलावा कुछ सामंत ऐसे भी होते थे जिन्हें राजा उनकी वीरता तथा धार्मिक निष्ठा के कारण जागीर प्रदान करता था। इसीलिए वे अपने राजा की सुरक्षा के लिए मर मिटना अपना कर्तव्य समझते थे। अन्य सामंत राजा को अपने ही कुल का एक सदस्य मानते थे। तीसरी बात, सामंती व्यवस्था का उत्थान व पतन राजाओं के साथ होता था। राजपूताना के नरेशों के उत्थान का इतिहास वहाँ के सामंतों के उत्थान का इतिहास है। इसी प्रकार उनका पतन भी राजाओं के साथ होता है। सामंतों का उत्थान भी राजा के उत्थान के साथ, सामंत का पतन भी राजा के पतन के साथ। यूरोप
की बात करें तो वहाँ का इतिहास इससे भिन्न है। वहाँ के राजा व सम्राट अपने सामंतों की शक्ति का दमन करके शक्तिशाली हुए, लेकिन राजस्थान में ऐसा बहुत कम हुआ। राजा व सामंतों के बीच शक्ति की प्रतिद्वंद्विता कम रही, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट कि हमारा कुल है, हमारे कुल का राज्य, हमारे कुल का विस्तार होना चाहिए, राज्य का विस्तार होना चाहिए, इसलिए यहाँ यूरोप जैसी समस्याएं नहीं थी। चौथा है स्वामी भक्ति। सामंत व राजाओं के संबंधों में निसंदेह उतार चढ़ाव आते रहे, परंतु सामंत सदा अपने राजा के परम भक्त बने रहे। हालांकि जोधपुर के सामंत बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने राजा की इच्छा का कई बार विरोध भी किया, परंतु ऐसे अवसर बहुत कम आए जब सामंतों ने कठिनाई के समय अपने स्वामी का साथ न दिया हो। इसी प्रकार की घटनाएं हमें राजपूताना के अन्य राजाओं के राज्यों में भी मिलती हैं। वक्त पड़ने पर सामंतों ने अपने राजा का पूरा साथ देकर राज्य की सुरक्षा का कार्य किया, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दिया। अब विद्यार्थियों इसके बाद करते हैं मुगल काल में सामंत व्यवस्था। कर्नल टॉड का नाम आपने सुना है विद्यार्थियों, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी। कर्नल टॉड ने तो राजस्थानी सामंत व्यवस्था को यूरोप की सामंत व्यवस्था से प्रभावित सिद्ध करने का प्रयास किया है, जो कि अनुचित है। यद्यपि यूरोप की सामंत व्यवस्था का प्रभाव तो राजस्थान की सामंत व्यवस्था पर नहीं पड़ा, परंतु मुगल जब यहाँ पर आए तो उनका प्रभाव अवश्य पड़ा। तो कर्नल टॉड ने जो कहा है, लिखा है, वो सही नहीं है। राजस्थान के राजपूत नरेश जो ही मुगलों की दास्ता में गए, उनकी सामंत व्यवस्था में परिवर्तन आने लगा। राजस्थान के सामंत अब राजा के समकक्ष न रहकर उनके सेवक के रूप में रहने लगे। राजपूत नरेश मुगल सेना की सहायता से अपने सामंतों की शक्ति को कम करने लगे। यदि कोई सामंत अपने राजा के विरुद्ध सर उठाने का साहस करता तो उसे मुगल सेना की सहायता से दबा दिया जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान के राजा अब अपने यहाँ शांति व व्यवस्था बनाए रखने में अपने सामंतों की सैनिक सहायता पर निर्भर नहीं रह गए थे। अब उनके लिए मुगल सेना उपलब्ध थी। अब राजा मुगल सेना पर निर्भर थे। पहले राजाओं को आवश्यकता थी सामंतों की। जब किसी से युद्ध लड़ना है तो उनके सब सामंत आ जाते थे। किसी सामंत की सेना में 5000 सैनिक होते थे, किसी के 4000 होते थे, किसी के 6000 होते थे। ऐसे करके राजा की एक बड़ी सेना बन जाती थी। अब राजा को इनकी आवश्यकता नहीं है। अब राजा को जब युद्ध लड़ना पड़ेगा तो मुगलों की सेना उसे उपलब्ध हो जाती है। अब राजा को कोई बड़े युद्ध भी नहीं लड़ने थे, क्योंकि केंद्र में अब केंद्रीय शक्ति मुगल थे। राजाओं को छोटे मोटे युद्ध लड़ने थे और उतनी सेना उनको मुगलों से मिल जाती थी। अतः उनकी जो डिपेंडिंग वाली बात थी सामंतों पर, वो समाप्त होगी। एक एग्जाम्पल बात करते हैं, मारवाड़ की ही बात करते हैं। मोटा राजा उदय सिंह की बात करते हैं। उसने अकबर की दास्ता स्वीकार कर ली और जो उसका भाई प्रतिद्वंदी चंद्रसेन के समर्थक सामंतों को मुगल सेना की सहायता से दबा दिया। अब राजपूत नरेश दिल से मुगल सेवा करके उच्च मनसब पदों पर आसीन होने लगे, तो वे अब सामंतों पर सैनिक दृष्टि से आश्रित न रहकर उनको प्रदत्त जागीर की आय के अनुसार सैनिक सहायता प्राप्त करने लगे। अब चूँकि
मुगलों के यहाँ मनसबदारी थी, मुगलों ने फिक्स कर दिया था कि राजपूत राजा कितनी सेना पहुंचाएंगे। ऐसे ही राजपूत राजाओं ने अपने सामंतों के लिए फिक्स कर दिया कि वो उनकी आय के अनुसार सहायता देंगे, उनकी आय के अनुसार घोड़े देंगे, उनकी आय के अनुसार सैनिक देंगे। ये सब चीज़ें उन्होंने तय कर दी थी। सैनिक सेवा के संबंध में कुछ हेर फेर के साथ सब राज्यों ने नियम बना लिए थे। उदाहरण के लिए बात करें, मारवाड़ में सामंत 1,000 रुपये की रेट पर एक घुड़सवार, 750 रुपये की आय का है तो एक सूतर सवार, 500 रुपये की आय है उसकी तो एक पैदल सिपाही राजा की सेवार्थ में उसको हर समय भेजना पड़ता था। अब जैसे किसी की वार्षिक आय 5,000 है तो 5,000 है तो उसको उस हिसाब से अब घोड़े भेजने हैं, उस हिसाब से उसको सवार भेजने हैं, उस हिसाब से ऊंट सवार भेजने हैं। मेवाड़ में अलग रेट थी, मारवाड़ में अलग रेट थी। जैसलमेर में ऐसी वो जो है रेट्स नहीं थी क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन भी नहीं था। मध्यकालीन इतिहास हमारे सामने है कि मेवाड़ के महाराणाओं ने मुगल दासता स्वीकार नहीं की थी। इस कारण मेवाड़ की सामंत व्यवस्था भी मुगल प्रशासन से प्रभावित नहीं हुई। यहाँ के सामंत मुगल काल में शक्तिहीन न होकर उल्टे शक्तिशाली बने, क्योंकि राजा की जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर अभी भी सामंतों पर है। इसका प्रमुख कारण है कि वहाँ के राणा मुगलों से निरंतर संघर्ष करते रहे तो उनको सेना की आवश्यकता थी। सेना उनको कहाँ से मिल सकती थी? अपने सामंतों से मिल सकती थी। तो राणा जो महाराणा थे उन्होंने अपने सामंतों के गांवों में हेरा फेरी करना भी बंद कर दिया और वो जो सामंत हैं एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने के कारण भी मेवाड़ के जो है वो सामंत शक्तिशाली हो गए। दरबार में प्रथम श्रेणी के सामंतों की जो कुर्सी थी, उनका आसन था, वो राज्य के युवराज से भी आगे लगता था। इससे पता चलता है कि मेवाड़ की जो सामंत व्यवस्था है वो अभी भी अपने प्राचीन यानी कि प्रारंभिक स्वरूप में, लेकिन मेवाड़ के अतिरिक्त अन्य राज्यों की व्यवस्था में परिवर्तन आ गया। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।